हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईथर बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें स्टूडेंट हर वीडियो में आपको पता होगा कि 4 से 5 रिएक्शन तो कराता हूं, तो आज भी 4 से 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराएंगे। ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ चर्चा करेंगे, जैसे कि विलियम संश्लेषण विधि हो गया, एल्कोहल का निर्जलीकरण, विलियम का सतत ईथरीकरण। तो ये चीज़ें आज आपको अंत तक देखना है, महत्वपूर्ण रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला विधि है स्टूडेंट एल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी ईथर बनाने का जो विधि है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम ईथर बना सकते हैं। ये सतत ईथरीकरण भी कहलाता है, विलियमसन का सतत ईथरीकरण। ध्यान दीजिएगा, ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन परिवार के साथ या ऑक्सीजन समूह के साथ, ऑक्सीजन के समूह के साथ जब दो एल्किल मूलक या दो एरिल मूलक जुड़े हों, या एक एल्किल या एक एरिल मूलक जुड़ा हो स्टूडेंट, तब वो कहलाता है ईथर। तो जब अपन एथिल एल्कोहल लेंगे और उसकी अधिकता में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे और उसकी अधिकता में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो दो एल्कोहल के अणु आपस में मिलेंगे और इससे जल का अणु बाहर हो जाएगा, जिससे ईथर प्राप्त होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम समझिए, आपके पास एथिल एल्कोहल का दो अणु है, एक अणु C2H5OH एथिल एल्कोहल है और एक और OH है C2H5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप मान के चलिए एक H है और ये OH है, क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। यहाँ से OH ले लें, यहाँ से H ले लें, तो कितना बचेगा, C6H C2H5O C2H5। इसको अपन ने H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। साथ में प्यारे भाइयों H2 जो है बाहर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH आपस में क्रिया किया और H2O के रूप में बाहर हो गया। तो जब अपन ने एथिल एल्कोहल के दो अणु को लिया और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया, तो इन दोनों अणुओं में से H2O जो है निकल करके बाहर हो गया और क्या बनाया स्टूडेंट, ईथर बन गया। ये आपका था एथिल एल्कोहल, ये भी एथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा, दो ठो यहाँ पे एथिल समूह है तो डाई एथिल ईथर। ये आपका सतत ईथरीकरण भी है। इस सतत ईथरीकरण से क्या बनाना, ईथर बनाना। एक आएगा प्रयोगशाला विधि सतत ईथरीकरण का, उसको भी समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर H2SO4 क्रिया में भाग लेता है लेकिन पुनः H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, उस सतत ईथरीकरण में हम समझाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एथिल एल्कोहल की अधिकता पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया 140 डिग्री सेल्सियस, तब दो एल्कोहल के अणु में से या दो एल्कोहलों के बीच में से जल का अणु निकलकर बाहर हो जाता है और ईथर बनता है। तो निर्जलीकरण का अर्थ ही होता है स्टूडेंट निर्जलीकरण, यानी जल के अणु का निकलना। ठीक है ना, निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का निकलना। ये तो हो गया अल्कोहल का निर्जलीकरण, हमने H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया तो बन गया। एक और होता है स्टूडेंट, यदि हम जैसे उत्प्रेरकीय चेंज कर दें, एल्यूमिना ले लें, Al2O3, एल्यूमिना पर यदि प्रवाहित कर दें, एल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित कर दें। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन करा देता हूँ। आपका एल्कोहल का वाष्प है, जैसे मान के चलते हैं दो एथिल एल्कोहल के अणु ले लें, C2H5OH, और यहाँ पर चेंज कर दें, एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3 और ये 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जब हम एल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो ईथर बनता है। तो वही बनेगा C2H5O C2H5 और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका H2SO4 था, यहाँ पर आपका था क्या, एल्यूमिना। तो जब हमने एथिल एल्कोहल के वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित किया, Al2O3 पर प्रवाहित किया, तो क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल, यहाँ पे ईथर मिल गया, डाई एथिल ईथर। तो पहला जो निर्जलीकरण वो तो समझ में आ ही गया होगा। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल के अणु का टूटकर अलग हो जाना। ठीक है प्यारे भाई,
सुबह सुबह कभी कभी वीडियो बनाता हूँ मॉर्निंग टाइम में, जैसे अभी 5:10 हैं, तो थोड़ा सा गले में खराश भी रहता है। सुबह का टाइम आपको पता होगा, जब उठता है आदमी तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अभी मॉर्निंग टाइम है, अब सोचिए 5 बजे मैं इस टाइम पे उठ करके वीडियो बनाने लगता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास 5 बजे का ऑफ है, इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए प्लीज़, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पेपर बहुत नज़दीक है। तो चलिए अगला मेथड देखते हैं। दूसरा विधि है स्टूडेंट विलियम संश्लेषण विधि। विलियम संश्लेषण विधि आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा है। एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। तो वहाँ पर विलियम संश्लेषण की क्रिया विधि में हमने कराया था कि जैसे एल्किल हैलाइड है, इसको जब हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। अब देखिए जब वहाँ पर मैंने हेलो एल्केन कराया था तब पर भी मैं हमें समझाया था स्टूडेंट कि क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं या सोडियम एल्काक्साइड से कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो ये जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, तो कई ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जो कि हर चैप्टर में मिलते रहते हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, है ना। और यहाँ पर आप देखिए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, तो यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड करा सकते हैं क्रिया। अब एल्काक्साइड का मतलब होता है एल्किल समूह का कोई भी समूह जोड़ दो ना, एल्किल समूह का, जैसे मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, सभी में ईथर बनेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम एथॉक्साइड, है ना, या सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया करा दी तो क्या बनेगा, आपका ईथर बनेगा। अब एल्किल हैलाइड जैसे मान के चलते हैं, एल्किल हैलाइड ले लें तो C2H5 ले लिया और यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, तो ये एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया करा दी एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड है। यदि प्यारे भाइयों यहाँ से Na ले लें, यहाँ से Br ले लें, तो NaBr बना देगा, NaBr बना देगा। और आपका जो यौगिक प्राप्त होगा, यहाँ पे C2H5 है, C2H5 बना दो, और यहाँ पर O है तो O, फिर C2H5 हो गया। तो इसका नाम क्या हो सकता है, C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई, 2 ठो एथिल समूह, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये बन गया आपका क्या, तो ये आपका है स्टूडेंट ईथर बन गया। तो विलियम संश्लेषण की क्रिया विधि में अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम C2H5 ही लें, इसके जगह दूसरा यौगिक भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लें CH3, यहाँ भी CH3 ले लें, तो आपका CH3 और CH3 बनेगा। अब ये कि ये मतलब एक प्रकार से नमूना है, स्ट्रक्चर है, इसके सहारे हम कई प्रकार के यहाँ पे यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX की जगह R का मतलब एल्किल समूह, कोई भी एल्किल समूह ले लो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रिया करा दूँ, फिनेटाल बनाना है, तो देखिएगा थोड़ा सा ना, यहाँ पर सोडियम फिनाक्साइड ले लेते हैं, सोडियम फिनाक्साइड C6H5ONA, C6H5ONA, ये मैंने ले लिया सोडियम फिनाक्साइड, इसकी क्रिया करा दी मैंने। यहाँ पर ले लेते हैं क्या, तो आपके पास है मान लीजिए C2H5 और Br है, तब देखिएगा ना NaBr बना लेगा, NaBr हो गया। साथ में क्या बनाएगा, ये आपके पास C6H5 है, O है, और ये जुड़ जाएगा C2H5, ये आपका फिनेटाल है, ये आपका फिनेटाल यौगिक है। तो यहाँ पर भी ये आपका एथॉक्साइड के रूप में, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग का मतलब एक फेनिल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए फिनाक्साइड हो जाता है। तो सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया हमने एल्किल हैलाइड से करा दिया। एल्किल हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर यदि CH3Br लेते तो हमारा एनिसाल बनता। यहाँ पर C6H5O C2H5 है, तो ये है फेनिटाल या फिनेटाल, और जब यहाँ CH3 जुड़ जाता है तो वो कहलाता है एनिसाल, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हो गया आपका कंप्लीट। तीसरा विधि है स्टूडेंट आपका डाईएजोमीथेन से। किससे, डाईएजोमीथेन से। अब डाईएजोमीथेन का सूत्र है CH2N2। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल डाईएजोमीथेन से क्रिया कर मीथेन से क्रिया कर ईथर बनाते हैं, डाईएजोमीथेन। अब कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं आप, या तो प्राथमिक एल्कोहल या तो द्वितीयक एल्कोहल। जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पे OH है। डाईएजोमीथेन का सूत्र होता है CH2N2। ये किसके उपस्थिति में,
तो ये होता है क्रिया स्टूडेंट क्या है, फ्लोरोबोरिक अम्ल, मतलब HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है। R तो हाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस H को यहाँ पे जोड़ दो तो CH3 बन जाता है और N2 जो है कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है। फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये जो एल्कोहल है डाई एजोमीथेन से क्रिया कर ईथर बनाते। अब यहाँ पर बोरान ट्राईफ्लोराइड ले लें तो बराबर काम करेगा, जैसे उत्प्रेरक के रूप में फ्लोरोबोरिक अम्ल के जगह बोरान ट्राईफ्लोराइड तो बराबर काम करेगा। तो इस प्रकार से डाई एजोमीथेन से अपना बन चुका है क्या। अब इसके जगह और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो एक फार्मूला के तौर पर हो गया। अब R के जगह आप लीजिए C2H5, यहाँ पर जोड़ दीजिए C2H5 और ये हो गया OH, यहाँ पर आपका CH2N2 हो गया, फ्लोरोबोरिक अम्ल है, HbF4 है। तो देखिए यहाँ C2H5 है तो C2H5 रहेगा, यहाँ पर O है तो O रहेगा, फिर यहाँ बन जाएगा CH3 और प्लस N2 के रूप में नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया। इसके जगह आप फिनाल का भी प्रयोग कर सकते हो तो एनिसाल बनाएगा। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो मैं करा रहा हूँ वही, आप C3H7 ले लो ना, ठीक है, C3H7 ले लो, C6H5 ले लो, जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं C6H5 और OH, तो ये बन गया फिनाल। इसकी क्रिया CH2N2 डाई एजोमीथेन से कराई। अब मैंने कहा ना कि चाहे आप BF3 भी ले लें तो भी बराबर काम करेगा उत्प्रेरक, तो ये बनाएगा C6H5 और यहाँ पर O हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा CH3 प्लस N2, ठीक, ये N2 है। इसका नाम आप बताएं तो इसका नाम है एनिसाल। इसका नाम क्या है, एनिसाल। एनिसाल मतलब C6H5OCH3, इसका नाम आप लोग लिख लें एनिसाल। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों डाई एजोमीथेन से हमने क्या बना दिया, एनिसाल। हमने क्या लिया था, एल्कोहल, और ये भी बताया हमने प्राथमिक एल्कोहल है। इसके जगह आप द्वितीयक एल्कोहल भी ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वही चीज़ें करना है जो कि पेपर में पूछा जाता है और जो आपसे बन सके। तो यहाँ पर हमने ले लिया फ्लोरोबोरिक अम्ल, और फ्लोरोबोरिक अम्ल के जगह उत्प्रेरक के रूप में हम या ट्राईफ्लोराइड भी ले सकते हैं। ट्राईफ्लोराइड यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड, BF3 है ना, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्कोहल का हमने डाई एजोमीथेन से क्रिया कराया तो हमारा क्या मिल चुका है, हमें प्राप्त हो चुका है ईथर मिल चुका है। ईथर बनाने की विधियां ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूं जो पेपर में आने की संभावनाएं रखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला मेथड देखिए, एल्कीन का एल्कोहल से योग। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब उत्प्रेरक अम्ल ले ले। अच्छा, अम्ल क्या है, जैसे अपन ले लेते हैं H2SO4 HNO3, ये तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एल्कीन और एल्कोहल का क्रिया कराते हैं तो जो एल्कीन है एल्कोहल से सीधा संयोग हो जाता है और सीधा क्या बना देता है, ईथर बना देता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एल्कीन, तो जैसे यहाँ पर आपके पास CH3 है, C है और डबल बॉन्ड यदि हो गया तो ये एल्कीन कहलाता है। ये एल्कीन है जिसका नाम है आइसोब्यूटीन। इसकी क्रिया करा दें, जैसे यहाँ पे यदि CH3 है और OH कर दे तो ये तो एल्कोहल है, और किसकी उपस्थिति में अम्ल, तो H2SO4। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम की भांति क्रिया करेगा। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दो। अब यहाँ से जो आपका CH2 है तो H ग्रहण करके बना लेगा CH3, तो CH3 हो गया और यहाँ पर बचा O और यहाँ बच गया CH3। तो ये बन चुका है ना ईथर। एल्कीन और एल्कोहल का संयोग हुआ तो भी ईथर बना, सिंपल है। किसका किसका क्रिया हुआ स्टूडेंट, तो एल्कीन और एल्कोहल का संयोग हुआ तो ईथर बन गया। तो इसका नाम क्या है, तो नाम यहाँ पर बता देता हूँ, टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। ये तृतीयक है तो टर्सरी, जिसको लिखा जाता है TERT, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। और ये मेथिल है तो मेथिल, और ईथर है तो ईथर, ये हो गया। इसका नाम आप बताओ, इसका नाम क्या है, तो आइसोब्यूटीन, ठीक। तो ये हो गया आइसोब्यूटीन। तो इस प्रकार से ये एल्कीन तथा एल्कोहल का योग हुआ और यहाँ से H जो है CH3 बना लिया इसके साथ जुड़ करके,
तो यहाँ पर चाहे आप इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, और O जो है OCH3 के रूप में जुड़ गया। ईथर में होता ही है 2 एल्किल मूलक या 2 एरिल मूलक जुड़े हों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और इधर दोनों साइड एल्किल मूलक है। इधर ब्यूटिल है तृतीयक, इसलिए टर्सरी ब्यूटिल है ना, और ये आपका मेथिल है और ईथर बन चुका। तो अगला बनाने की विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और आज का आखिरी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या होता है कि जो निम्न ईथर होते हैं इनको हम उच्च ईथर के रूप में बदल सकते हैं। निम्न ईथर को उच्च ईथर में बदलने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जैसे आपके पास हैलोजनीकृत निम्नतर यदि ईथर है तो उसको अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि क्रिया करा दे तो उच्चतर ईथर बन जाते हैं, और इसी में इसका हम प्रयोग करते हैं। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका प्रयोग केवल निम्नतर ईथर को उच्चतर ईथर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास CH3 है O, और यहाँ पर है स्टूडेंट CH2Cl। अब यहाँ पे 2 कार्बन के ईथर है मात्र, इसको यदि क्रिया करा दें C2H5 MgCl, क्योंकि RMgX यही तो होता है किसका फार्मूला, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। इसका क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनाएगा। CH3 ऑलरेडी है, O ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे CH2 है तो CH2, यहाँ पे C2H5 मतलब CH2 और CH3। अब यहाँ पर कार्बन की टोटल संख्या 4 हो गई, तो उच्चतर ईथर बन गया कि नहीं, और ये Mg है तो Mg हो गया, और Cl यहाँ से और यहाँ से जुड़कर MgCl2 बना लिया। तो ये जो निम्नतर ईथर था वो किस में बदल गया, उच्चतर ईथर में बदल गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ईथर बनाने में तभी प्रयोग करते हैं स्टूडेंट जब इसको उच्चतर ईथर में क्या करना होता है, बदलना होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को है ना हम उच्चतर ईथर के रूप में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बनाने की जो विधियां हैं 4 से 5 ही विधियां हैं, ज़्यादा विधि है ही नहीं है, आपको इतने ही विधि तैयार करना है। और इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं कम से कम 6-7 अभिक्रियाएं हैं, और इसके बाद एक वीडियो में ये हो जाएगा समाप्त। तो ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार लाते रहेंगे हम आपके लिए अच्छा पावरफुल वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।